ये आज के लेक्चर में ना कुछ मुझे ना डेफिनेशन बताने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा बोरिंग है तो बताऊँ, थोड़ा ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स ध्यान देना। बाद में है ना प्रैक्टिस जो हमने लास्ट क्लास में याद हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा था, उसके कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं अलग टाइप के जो मुझे करवाने, वो देख लेते हैं। बस थोड़ा थियरी वाला पार्ट है ना, शुरुआत तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बस बाद में एक और लेक्चर करता लेक्चर ये चैप्टर ना खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन बता, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट्स में बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक है। नोट्स तो मिल जाएंगे। एक डेफिनेशन जो हमें स्टडी करना है, ठीक है, कल के लेक्चर के लिए ये सब काम आएगा, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स मतलब क्या है कि सपोज इस पेन को ऐसे यहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है। अब मुझे इसके फोर्सेस और वो सब स्टडी करना है, तो इधर मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? इसका मास पता होना चाहिए, ग्रेविटी पता होना चाहिए, वो सब पता होना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका क्या, इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वो सब क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। मतलब जिससे मैं इसको स्टडी कर सकता, क्या कहते हैं उसे? स्टेट वेरिएबल। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? गैस स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो गैस के लिए मुझे बता सकते हो, जैसे इसके लिए डिस्कस किया, मास, ग्रेविटी जो लग रही है, डेंसिटी, वॉल्यूम, वो सब क्या स्टेट वेरिएबल्स हो गए। एक गैस के लिए क्या क्या हो गया? क्या हो गया? प्रेशर हो सकता है, बाद में वॉल्यूम, टेम्परेचर एक हो गया, बाद में मोल्स या फिर मास, डेंसिटी, वो सब क्या हो गए? गैस के स्टेट वेरिएबल, ठीक है ना। तो स्टेट वेरिएबल क्या है? मतलब इट इज यूज्ड टू स्टडी द स्टेट, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, मास, वो सब क्या हो गए? स्टेट वेरिएबल। अब जो स्टेट वेरिएबल्स है ना, वो दो टाइप के आते हैं। स्टेट वेरिएबल्स जो है दो टाइप के आते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? जो डायमेंशन के साइज पे डिपेंड करे उसे कहते हैं एक्सटेंसिव, जो डिपेंड ना करे उसे क्या कहेंगे? इंटेंसिव। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सपोज वाटर की बात करें, ठीक है। एक बकेट में पानी भर रहा हूँ मैं और एक ग्लास में पानी भर रहा हूँ, ठीक है। बकेट भर के पानी भरा तो मैंने ग्लास में पानी भरा, ओके। मास सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। बकेट का मास ज्यादा होगा, पानी का मास, बकेट में जो पानी है उसका मास ज्यादा होगा, ग्लास में पानी का मास कम होगा। मतलब मास डायमेंशन पे डिपेंड करता है क्या? जितना ज्यादा डायमेंशन हो मास उतना ज्यादा हो। तो मास क्या हुआ? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। मास जो है वो क्या हुआ? एक्सटेंसिव। टू डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अब वही बात करें, वही एग्जांपल की, बकेट और ग्लास की। पानी की डेंसिटी ग्लास में और बकेट में, स्विमिंग पूल ले लो, सेम होगी अलग? डेंसिटी आ जाएगी सेम। वो मतलब डायमेंशन पे क्या डिपेंड नहीं करते। डेंसिटी कौन सा वेरिएबल? इंटेंसिव। डेंसिटी बहुत इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? टाइप पे डायमेंशन डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या हो गया? ठीक है ना। तो ऐसे केसेस है। बाद में और टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लगता है? गैस है, गैस की बात करें, ठीक है, कि सपोज ऐसे ये अपना रूम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयर है, गैस, इधर कुछ टेम्परेचर है। अब सपोज मैं रूम छोटा कर देता हूँ, इधर पार्टीशन बना देता हूँ, बोलो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, फर्क पड़ेगा क्या? टेम्परेचर मतलब बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूल्स का रैंडम है, जो मूवमेंट होता है ना, इसलिए टेम्परेचर देता है। तो मैं इधर पार्टीशन डाल देता हूँ बीच में, बोलो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर कौन सा हो? कौन सा? ठीक है। तो ऐसे क्या है? वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स मतलब ये सब वेरिएबल्स है, और वो भी दो टाइप के आते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। जो डिपेंड करे साइज पे, डायमेंशन। जो एक्सटेंसिव, जो ना डिपेंड करे वो क्या हो गया? ठीक है। ऐसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट में ऐसे कोई पूछे जाता है,
ये क्या है, तुम्हारी स्कूल के एग्जाम में शायद आ सकता है कि भाई ऐसा ऑप्शन दे, तो बोले कि भाई इंटेंसिव एक्सटेंसिव कौन सा है, तो नोट्स में है ये, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ये पहला। ओके, इसके बाद स्टेट वेरिएबल्स हो गया। उसके बाद हमें स्टडी करना था ना गैस के लिए, फॉर गैस एन मान लो फिक्स्ड है, एन फिक्स्ड है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसको मैं गैस से स्टडी कर सकता हूँ। गैस का प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एन फिक्स है, उसको नहीं देखना। और कुछ है क्या, आर को गिनो मैं, क्यों नहीं गिनेंगे आर को, आर तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड, और कौन से आ सकते हैं जिससे गैस को स्टडी कर सकते, बहुत कुछ है। गैस की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, वो सब समझ के गैस को स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब तुम्हें गैस को स्टडी करना हो, सपोज प्रेशर और वॉल्यूम मुझे पता है, टेम्परेचर निकाल सकते हैं क्या? प्रेशर और वॉल्यूम मुझे पता है, मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ? इक्वल टू एन और एफ पता है, वो पता है ना, तो इक्वल टू टी पता है। ठीक है, सपोज टेम्परेचर और प्रेशर पता है, क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम मुझे पता है, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, 3/2 nRT। तो T पता चल गया, तो क्या E भी पता चल गया। तो कहने का पॉइंट क्या है मेरा, इतने सारे वेरिएबल्स लिखे, कोई भी दो तुम्हें पता होना तो बाकी सारे तो निकाल, कोई भी दो हमें पता होना, इसके लिए गैस। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन था वो किसका था, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, और दूसरे डेफिनेशन आगे देखिए, तो एक प्रोसेस आता है, जनरल डेफिनेशन, उसे कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, स्टैटिक का मतलब पता है क्या, स्टैटिक मतलब स्टिल या एट रेस्ट। ठीक है ना, एट रेस्ट मैं क्या कहूँ, ये बेंच रखी हुई है, क्या है, स्टैटिक, मूव नहीं कर रही। क्वासी का मतलब पता है, वो क्वासी का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट तो कैसा प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट क्या हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट पे नहीं, ऑलमोस्ट रेस्ट पे, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, जो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा हमें रेस्ट पे। ठीक है, तो ऐसे ये पेन है, ये गिरा रहा हूँ, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है क्या, बोलो, पेन को गिरा है, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, क्विक हो रहा है, स्लोली थोड़ी हो रहा है। पर सपोज ऐसे पेन गिर रही है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी, इधर से इधर पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टेक्निकली कितना टाइम लगना चाहिए, इनफाइनाइट, बहुत स्लोली जाए। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट स्टैटिक प्रोसेस। अभी क्यों पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में प्रोजेक्ट स्टैटिक प्रोसेस होते हैं कि नहीं होते? रियल लाइफ में तुम कोई प्रोसेस करो, प्रोजेक्ट स्टैटिक प्रोसेस पॉसिबल है, उस प्रोसेस को बहुत टाइम लगना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए, तो ऐसा इनफाइनाइट टाइम लगता है प्रोसेस को खत्म होने, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं। हाँ, कभी कभी लेक्चर लगता है ना प्रोजेक्ट स्टैटिक, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। बाकी प्रोसेस जो है, कोई भी प्रोसेस क्या प्रोजेक्ट स्टैटिक नहीं होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ टाइम में क्या प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है, पर क्यों पढ़ते हैं हम उससे, हमने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी ना, जितने भी प्रोसेस पढ़े, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सब प्रोसेस पढ़े हमने। वर्क की इक्वेशन याद हो तो याद है, वर्क की इक्वेशन क्या, जनरल इक्वेशन क्या है, ई डेल्टा वी एक ही प्रोसेस के लिए यूज होता है, आइसोबारिक। बाकी का प्रोसेस के लिए क्या आता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ये कभी भी वर्क है ना, तो ये समझ में आता है। ठीक है, ये सब इक्वेशन कब वैलिड होती है कि हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि ये सब प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं, सब कौन से हैं, क्वासी स्टैटिक। तभी हम क्या ये सब इक्वेशन से ढंग से आंसर ला सकते हैं, वरना ये वैलिड नहीं है। तो इसलिए हम ये अजम्पशन मान के चलेंगे कि जितने भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, क्वासी स्टैटिक। ठीक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है क्वासी स्टैटिक की, तो क्या होता है, वेरी
स्लो, हर एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। जैसे इधर से इधर पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, तो मुझे बताओ मैं मान सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम में इस मोमेंट इक्विलिब्रियम में कि नहीं है, तो इधर से इधर पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा, ये तो उधर का उधर ही है, तो बोल सकते हो ना कि क्या है इक्विलिब्रियम। मान लो बहुत टाइम बाद इधर पहुंच गए, तभी तुम्हें क्या लगेगा, रेस्ट पे ये तो मूव भी नहीं कर रहे, तो अभी क्या है इक्विलिब्रियम में। तो क्वाड्रेटिक की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, ईच पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम, हर एक पॉइंट तुम क्या मान सकते हो, इक्विलिब्रियम। एक और खासियत क्या होती है ये क्वाड्रेटिक की, नो लॉस एनर्जी ऑफ मतलब फ्रिक्शन वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक। तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये सब क्यों स्टडी करते हैं हमने, ये सब जो भी इक्वेशन जो सब स्टडी की वो कब वैलिड होती है, जब क्या मान के चले कि सारे प्रोसेस जितने भी हमने पढ़े ना कौन से, ठीक है। इससे वो ओके, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं आने वाला है तो स्कूल के एग्जाम ठीक है। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर लिया था, क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या था उसकी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ इक्वेशन क्या था, W प्लस डेल्टा E, ये क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद क्या आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ क्या है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अपने इस मोमेंट इस क्लास में सपोज अपने पास आइस हो, फ्रिज से आइस निकाले, तो कप में रखो आइस को, क्या होगा प्रोसेस, क्या होगा जो अपने आप होगा, क्या होगा, आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अपने आप वो हो रहा है प्रोसेस, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस, अपने आप वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे उसी पानी को आइस में वापस कन्वर्ट करना है, अपने आप हो सकता है क्या, अपने आप हो सकता है, मतलब ऐसे ही रखा होना ही होगा। अगर मुझे करना क्या वापस फ्रिज में रखना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या एक्सटर्नल हेल्प या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तभी प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए, पानी बर्फ मेल्ट हो रहा है वो अपने आप हो रहा है स्पॉन्टेनियस, और मुझे रिवर्स करना है उसको तो अपने आप नहीं होगा, मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, हेल्प को क्या कहेंगे, वर्क, एक्सटर्नल वर्क चाहिए, जैसे अपने केस में क्या है फ्रिज, तभी वो प्रोसेस होगा। फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बोल सकता है पानी को आइस में करो, आइस को पानी में करो, एक ही, उसको इससे मतलब फर्स्ट लॉ को भी मना नहीं कर सकता, दोनों पॉसिबल है। हम नेचर में प्रैक्टिकली देखें तो हर एक प्रोसेस की क्या एक डायरेक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, जो हर एक प्रोसेस के अपने आप होता है, उसको रिवर्स करना हो कभी अपने आप नहीं होगा। तो उसका रीजन कैसे हम पता करें, तो साइंटिस्ट ने बहुत स्टडी की है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे और एग्जाम्पल है, अपने टायर है पंक्चर हो जाए, एयर हमेशा बाहर ही निकलेगी, ऐसा कोई चांस नहीं है तो प्रोसेस रिवर्स हो, क्यों है हमेशा बाहर ही निकलते। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, हर एक प्रोसेस की क्या नेचर में एक डायरेक्शन होता है, नेचुरल डायरेक्शन, उल्टा करना वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ना आगे सब साइंटिस्ट ने सोचा, स्टडी किया, तो क्या डेवलप हुआ, सेकेंड लॉ समझाता है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं। तो सेकेंड लॉ से एक टर्म आया, क्या टर्म आया उसके बारे में हम इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना है, पर मैं आइडिया दे देता हूँ। ये टर्म कभी सुना या पढ़े, एंट्रोपी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एंट्रोपी का मतलब क्या मीनिंग, रैंडम है ना, रैंडम, ये अपने ध्यान में, ठीक है, आप सही तरीके से समझा सकते। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब सपोज मान लो एक जार है, ठीक है, एक जार में अपने पास व्हाइट और ब्लैक मार्बल है, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक मार्बल, ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। अब इसमें बहुत सारे मान लो 100 चीजें, ठीक है, अब क्या कर रहे हो, लिड क्लोज कर रहे हो, शेक कर रहे हो उसको, ठीक है, मुझे बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी, ज्यादा या कम, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सारे व्हाइट एक तरफ मिलेंगे, सारे ब्लैक एक तरफ मिलेंगे। बोलो, मेरा स्पेस है, तुम पूरा फिल नहीं कर रहे हो,
जैसे आधी जगह खाली ऐसे बंद कर दिया और रैंडमली तुमने शेक किया, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि सारे व्हाइट एक तरफ होंगे, सारे ब्लैक एक तरफ मिलेंगे? बहुत हाई चांस है, बहुत लो चांस, बहुत लो चांस है, होगा ही नहीं। ठीक है ना, 1000 लाखों बार ट्राई करो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, कितने चांस है कि शायद इधर थोड़े बहुत ब्लैक हो, थोड़े बहुत व्हाइट ऐसे मिक्स हो, जैसे ऐसा हो, हाई चांस है। तो उसको और शेक कर रहा है तो ऐसा ही कुछ दिखेगा, मतलब तो ये ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट आ गया, ये ब्लैक, यहाँ पे व्हाइट, मतलब ऐसे मिक्स मिलेगा, उसके चांसेस क्या है? बहुत हाई। क्या बोल रहा हूँ, इसके चांसेस क्या है? बहुत हाई। एंट्रोपी का मतलब क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो ना वो ही होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम हो नेचर में वो प्रोसेस अपने आप ही क्या होगा? बहुत कम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी एंट्रोपी, एंट्रोपी का सिंबल है, इसकी एंट्रोपी, ये वाली एंट्रोपी क्या है? बहुत हाई। ऐसा जो केस था अपना जिसमें हर जगह व्हाइट था, यहाँ पे एक साइड पे, और इधर हर जगह ब्लैक था, इसकी एंट्रोपी क्या है? बहुत लो। नेचर में हमेशा अपने आप प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसकी एंट्रोपी क्या हो, तो नेचर में ऐसा प्रोसेस होगा। जिसकी एंट्रोपी कम हो उसमें नेचर में ऐसा प्रोसेस मतलब ऑलमोस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, ऑलमोस्ट नहीं। ठीक है, ये इसलिए प्रोसेस के अपने आप होते हैं। क्यों अपने आप होते हैं? उनकी एंट्रोपी क्या होती है? उसको रैंडमनेस या कियोस के साथ मत समझो। क्यों ऐसा आता है रैंडमनेस या कियोस? इसमें बताओ कितने रैंडमनेस ज्यादा है? इसमें रैंडमनेस ज्यादा है, इसलिए जनरली बोलते हैं कि रैंडमनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा है। इसमें रैंडमनेस कम है तो एंट्रोपी क्या है? कम। ऐसा वो दिमाग से हटा दो, ऊपर से बोलते क्या देखना है? प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी एंट्रोपी क्या ज्यादा है? इसकी एंट्रोपी कम। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखना जिससे ये ऑर्डर, ये रैंडमनेस वाला तुम्हारा दिमाग चढ़ जाएगा। गूगल मैप में सपोज मुझे यहाँ से वीआर मॉल जाना है, ठीक है, स्पीड सिटी लाइट है, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से मान लो ये फाइनल पोजीशन, मुझे वीआर मॉल जाना है। ठीक है, नेचुरली हम डे टू डे लाइफ में अगर देखें, ठीक है, तो अब सपोज मुझे इधर से वीआर मॉल जाना है, कौन सा मेन रोड पकड़ेंगे? इधर से पिपलोस से जा सकते हैं, पीछे से वो यूनिवर्सिटी रोड से जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है, दो ऐसे रूट है कि भाई मैं इधर से जाऊँ कैसे जाऊँ, दो रूट है मेरे। ठीक है, अब यही दो रूट पॉसिबल है, बीच में कितने सारी गलियां आती। ठीक, तो ऐसे दूसरे रूट सपोज मैं ऐसे ब्रिज से जाऊँ, एक वो रूट पॉसिबल है। ठीक है, ये ऐसे मान लो दो पॉसिबल शुरू कर, जिसको हम नेचुरली जाएंगे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसे मैं गलियों से जाऊँ, ऐसे कितने सारे ऐसे पॉसिबल वेज है। तो हमारा क्या नॉर्मल डे में किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? कितने सारे स्टूडेंट से, हजारों लोग हैं उधर से उधर जाना चाहते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? कौन से पांच की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? ये तो पांच की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये ए और बी ले लेते हैं, बाकी सब अलग नाम लेते हैं। ए और बी की एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? वापस से रिपीट करो, ध्यान देना, बहुत नया कंसेप्ट है। ठीक है, समझना है, कोई पूछने नहीं वाला है तुम्हें, कोई इसके बारे में पूछेगा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम इसको समझो, साइंस के स्टूडेंट हो, ध्यान देना कंसेप्ट। क्या बोल रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, रैंडमनेस, कियोस, वो सब दिमाग से हटा दो, किस पे ध्यान देना है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये दो मेन पार्ट है। डे टू डे में कोई स्पेशल नॉर्मल डे ही अपना, ठीक है, कोई हॉलीडे ऐसा कुछ नहीं है। तो किस कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एक ड्राइवर इधर से उधर जाएगा? ए और बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी क्या है? ज्यादा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी फॉलो करने की क्या है? कम है, तो उनकी क्या बोलेंगे अब? एंट्रोपी की क्या है? कम। डायग्राम मुझे देख के बताओ, इसमें रैंडमनेस ज्यादा है, केओस ज्यादा है, अपने नॉर्मल पार्ट में रिमेनिंग पार्ट कॉन्ट्रैक्टर है। तुम अगर बोलो, तुम जो बोल रहे हो कि रैंडमनेस ज्यादा है, केओस ज्यादा है, तो एंट्रोपी ज्यादा हो,
तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर आना है? कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा आनी चाहिए? रिमेनिंग पार्ट की, क्योंकि इनमें रैंडमनेस की और क्या है ज्यादा है, इसमें कम है। और एक्चुअल में आंसर क्या है? इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, ठीक है। और सपोज कोई दिन आया, संडे आ गया, 11 वैलेंटाइन डे, 7 बजे, बोलो कौन सा रूट पकड़ोगे? इधर से घर जाओगे या इधर से नियर मोड़ जाओगे? कौन सा रूट बेटर होगा? ये भी बेटर होगा। क्या होगा उस केस में? बहुत ट्रैफिक होगा, हम कौन सा पकड़ेंगे? ये वाला पकड़ेंगे, ठीक है। एंट्रोपी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तुम अपने आप इस रूट पे जब जाना चाहते नेचुरली, तुम्हें तो पता है ये पार्क क्या है, ब्लॉक है, बहुत ट्रैफिक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई मैं इधर से जाऊँ, भले थोड़ा टाइम लगे, तुम्हें क्विकली पहुंचना, तो उस केस में एंट्रोपी क्या होता है? ठीक है ना। तो एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है? प्रोपेसिटी। और एंट्रोपी हर जगह देखने मिलती है। देखो ना, मैंने ये एग्जाम्पल मार्बल के एग्जाम्पल दिए, इसके एग्जाम्पल दिए, ठीक है ना। एंट्रोपी तुम्हें हर जगह देखने मिलती है, यूनिवर्स में पूरी जगह। इसलिए सेकेंड लॉ जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, हमें उस पर कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, पर इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अपने जो प्रॉब्लम आएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे या बोर्ड्स पे, वो हमने देख लिया, ये फर्स्ट लॉ, उस पर आएंगे प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उसको समझना, ठीक है ना। तो ये क्या है? सेकेंड लॉ किसका कंसेप्ट है? एंट्रोपी, ठीक है। इतना पार्ट स्टडी करना, ओके। बाद में और जो टर्म आता है, नेक्स्ट एक डेफिनेशन, एक डिवाइस जो हमें स्टडी करना है, उसे कहते हैं हम हीट इंजन। हीट इंजन, इंजन का मतलब क्या है? कि वो एनर्जी लेता है और किस में कन्वर्ट करता है? वर्क में। उसे हम क्या कहते हैं? इंजन से। हीट इंजन का मतलब क्या है? ऐसे ये इंजन है, इंजन के अंदर वो किसका बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, वो सब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंदर सिस्टम क्या है वो सब कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस फिजिक्स स्टडी करना है। ये सपोज इंजन है, हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है? ऐसा डिवाइस है जो क्या हीट लेगा, हीट लेगा और हमें क्या मिलेगा? वर्क, ठीक है। हीट लेगा और क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे होगा, मुझे क्या है? वर्क मिल रहा है। हम यूज कौन सा करेंगे? हीट का मतलब प्रैक्टिकल ह्यूमन के लिए हम ही डिजाइन कर रहे हैं। यूज कौन सा काम आएगा हमारे? हीट काम आएगा, वर्क काम आएगा? वर्क काम आएगा। इंजन बनते हैं इसलिए वर्क काम आएगा। अब क्या लगता है, जितनी भी हीट वो लेगा सारी वर्क में कन्वर्ट होगी? तो क्या होगा? कुछ पार्ट क्या लॉस होने वाला, एनवायरमेंट में जाएगा, कुछ पार्ट क्या रिलीज हो गए। तो हीट सपोज ले रहा है, Q1 हीट ले रहा है, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी का पार्ट क्या रिलीज हो जाता है, वो कुछ Q2, ठीक है। जहां से हीट ले रहा है उसको कहते हैं सोर्स, उधर से हम हीट ले रहे हैं। जहां पर रिलीज कर रहा है एनवायरमेंट में उसको कहते हैं सिंक, उधर हम क्या कर रहा है? रिलीज, ठीक है। सोर्स से हीट लेता है, सिंक को रिलीज करता है और कुछ पार्ट क्या वर्क में कन्वर्ट होता है, जो हम यूज कर, ठीक है। इस सोर्स का भी कुछ टेम्परेचर होता है, वो T1 लेवल, सिंक का भी टेम्परेचर होता है T2। क्या लगता है इसमें? सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है या सिंक का टेम्परेचर? तो वाई एनर्जी, वैसे एनर्जी लेनी है तो इसका एनर्जी ज्यादा होता है, इसका क्या होता है? अब मुझे बताओ, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल है जो हीट लेगा और वो सारी वर्क में कन्वर्ट करेगा? इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच इंजन? नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड। सेकंड लॉ डिपेंड करता है, अगर तो मैं ये स्टडी कर रहा हूँ तो सेकंड लॉ कैसे लिखोगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन which whose sole purpose is to take heat from source and convert it entirely into work. ठीक है, it is not possible. It is not possible. ठीक है, वो definition. इसको हम कहते हैं केल्विन प्लैंक
स्टेटमेंट, ये वाला जो बताया ना, उसे कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो आ सकता है क्वेश्चन कि राइट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, तो ये वाला तुम्हें ड्रॉ करके समझा, ठीक है। अब इसका उल्टा स्टडी करते हैं। सपोज फ्रिज की रेफ्रिजरेटर की बात करें। रेफ्रिजरेटर का काम थोड़ा अलग होता है। रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हीट देता है या हीट लेता है। पानी में डाल रहा हूँ, बर्फ कन्वर्ट करना है, रेफ्रिजरेटर डाल रहा हूँ, पानी को हीट देगा या हीट लेगा, हीट लेगा, तभी तो बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो उसका रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है कि वो क्या हीट लेता है, वो हीट लेता है। रेफ्रिजरेटर क्या कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। मतलब रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, वर्क उससे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है ना, तो मतलब क्या वो वर्क लेता है, उस पर वर्क हमें करना पड़ता है। फ्रिज पूरा ही ठंडा होता है, पीछे वाला कभी टच किए गर्म होता है, मतलब वो क्या करता है, हीट रिलीज भी करता है, ठीक है, तो क्या करता है, हीट रिलीज भी। तो हमारे ये डायग्राम रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है उसका, कि वो हीट ले रहा है, मुझे ये चाहिए मेन, तो क्या करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। पर कुछ पार्ट क्या गर्म भी होगा, वो तो क्या हीट रिलीज भी, ठीक है। अब ये ऐसा रेफ्रिजरेटर हम बना सकते हैं जो वर्क ले रहा है, जो वर्क ले रहा है और वो पूरा हीट में ही ले रहा है, जितनी हीट ले रहा है उतना ही क्या वर्क भी ले रहा है। पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना, पॉसिबल नहीं, कुछ ना कुछ तो क्या है रिलीज। तो ये एक और, इसको भी सेकंड लॉ ही, तो क्वेश्चन में आएगा कौन सा लॉ, ठीक है। इस स्टेटमेंट को कहते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो सेकंड लॉ का कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे मैं कहूँ भाई एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो तुम लिख दोगे कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, वो एक ही स्टेटमेंट है। कोई भी पूछे, हर एक बुक में वो लिखा होता है। पर सपोज कोई पूछे राइट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो तुम्हें पहले पूछना पड़ेगा कि मैं हीट इंजन वाला लिखूं कि रेफ्रिजरेटर वाला। क्या लगता है ये दो ही होंगे? बहुत सारे डेफिनेशन सेकंड लॉ के ना, बहुत सारे डेफिनेशन, तो पूछना पड़ता है या उसको बोलना पड़ता है कि भाई ये वाला लिखो, वो वाला लिखो। हमें सिर्फ दो ही स्टडी करनी, एक हीट इंजन वाला और एक, ठीक है, दोनों पूछ सकते हैं। ये क्या है, केल्विन प्लैंक और वो है क्लॉसियस, ठीक है। ये इसमें क्या है, थियरी वाला पार्ट, ये 4-5 पेज की थियरी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना मैंने समझा दिया कि कल के लेक्चर में हमें, ठीक है, कल एक मेन वो साइकिल वो सब स्टडी करना है, ठीक है, तब वो देखिए, ओके। इतना पार्ट स्टडी कर लिया है, अब है ना प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी कोई स्पेस मत छोड़ना, हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ही किए थे, तो अभी डायरेक्ट कंटिन्यू में ही लिखो, मैं नोट्स भेज दूंगा, वो प्रॉब्लम्स के बाद लिखो, ठीक है ना। अभी कोई पेज छोड़ने की जरूरत है। अभी थोड़े मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ जो पार्ट हमें काम आने वाले प्रॉब्लम में। लास्ट क्लास में एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था, उसकी इक्वेशन क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या टू गामा, तो क्या होता है कांस्टेंट। और याद हो तो हमने जितने प्रॉब्लम किए थे उसमें रेशियो लिखना सीखा, एक वो प्रॉब्लम किया, ठीक है। इसका हमने वर्क भी निकाला, वर्क किया था, P2 माइनस P1 गिवन 1 माइनस प्रेशर वॉल्यूम दिया होता, टेम्परेचर दिया हो, तो इसकी दूसरी इक्वेशन आती है, इसको ही क्या लिख सकते हो, NR P2 माइनस T1 अपॉन,
ठीक है, ये क्या था एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, ये सब चलो दिया है, ठीक है, कोई भी दिया है, एक इक्वेशन हमेशा लगाए, पीवी इक्वल टू एनआर, वो हमेशा एप्लीकेबल, आइडियल गैस मान के चलते हैं, हमेशा ये तो चलेगा, साथ में जो दूसरी भी होती है वो लगा। ठीक है, ये दो है। और दूसरा जो पार्ट काम में आएगा वो कौन सा है, फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा यू की इक्वेशन अलग से लिखी थी हमने, फिक्स एक इक्वेशन एन टीवी, तो ये सब के कंबाइन करा सकते हैं, एसएससी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के कुछ करते हैं, ठीक है, बाद में कंबाइन प्रॉब्लम करते हैं। देखो क्वेश्चन, an ideal gas ब्रैकेट में लिखो मोनो एटमिक, an ideal gas ब्रैकेट में लिखो मोनो एटमिक at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 degree Celsius is compressed suddenly to 8 by 27 times 8 by 27 times of its initial volume, 8 by 27 times of its initial volume. Full stop. Find the increase in temperature. Find the increase in temperature. Find the increase in temperature. ठीक है, पहले तो मुझे प्रोसेस बताओ, कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक। क्यों एडियाबैटिक, बोल, लिखा नहीं है क्या है, सडनली क्विकली हो गया है तो क्या है एडियाबैटिक। ठीक है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब पहले डेटा लिखते हैं, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, और T1 कितना होगा, 27 डिग्री है, कितना लिखेंगे 300 केल्विन लिखते जाओ। T1 जो है, पहला प्रॉब्लम साथ में करना पड़ता है, T1 क्या है 300 केल्विन, V1 बोलो, V कुछ ले लेते हैं, ठीक है, V1 इक्वल टू V। और T2 क्या है निकालना है, V2 बोलो, V2 कितना होगा 8 by 27 V। ठीक है, V2 कितना हो जाएगा 8 by 27 V। गामा मोनो एटमिक है ना, कितना होता है 5 by 3, डायटमिक हो तो 7 by 5, गामा कितना होगा 5 by 3। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो कौन सी इक्वेशन है, ये वाली है। अब ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर रही है, मुझे रेशियो बताओ, या रेशियो छोड़ो, ये वाली इक्वेशन है। अब अपने प्रॉब्लम में ये लगा सकते हैं, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है पर प्रेशर की थोड़ी, किसकी इंफॉर्मेशन है, टेम्परेचर। तो कैसे भी करके क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद है कैसे करें, लास्ट क्लास में किया था, क्या करें, PV इक्वल टू NR, इधर से P को सब्स्टिट्यूट करो, इधर डालो तो क्या मिलेगा T, और बाद में रेशियो लिखना। ठीक है, तो पहले तो V और T की इक्वेशन बनाओ, ये सब्स्टिट्यूट करके, बाद में रेशियो लिखो, करो ट्राई।
इक्वेशन चेक कर लो, पहले इक्वेशन सही बननी चाहिए। पी रेज टू गामा कांस्टेंट है, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT बाई बी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो nRT बाई बी इंटू वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ n और r का क्या करें, कोई कांस्टेंट ही तो क्या हो जाएगी, उसमें क्या आएगा t, g की पावर क्या हो जाएगी, गामा माइनस वन है ना, एक ऊपर आ जाएगा, वो क्या होगा कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हो, रेशियो, रेशियो क्या लिख सकते हैं, बोलो, T1 V1 रेज़ टू गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2। अब प्रॉपर फॉर्म में लिखो, जो निकालना है उससे रेशियो बाद में वैल्यूज डालो, हमसे लिखोगे तभी आंसर आएगा। आ रहा है क्या आंसर, क्या है 675 कैन, ऑप्शन में 675 दिया हो, मार्क करके आ जाओगे, कॉन्फिडेंस नो एकदम सही है। क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है। T1 जो है, T1 कितना आपका 300, इनिशियल वॉल्यूम V है, V2 कितना, V2 कितना 8/27V, और ये गामा अपना 5/3 माइनस 1, तो वी कैंसल, T2 को क्या लिख सकते हैं, 27/8 तो 2/3, इसका क्यूब रूट हट जाएगा, 300 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/3, 2/3, तो 3 भी काट दोगे, कितना हो जाएगा 9/4, कितना है 675। और अपना जो फाइनल आंसर है इसमें चेंज इन टेम्परेचर पूछा, तो क्या होगा T2 माइनस T1, ठीक है, कितना होगा 675 300 375 केल्विन, तो सुविधा, ठीक है, ध्यान रखना है फाइनल के आंसर में क्या पूछा है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी गलती करके आ चुका, मैं लोगों को डिस्कस किया नहीं, मुझे याद नहीं, मैं ऐसी गलती करके आ चुका हूँ, मेरे टेंशन मैंने एग्जाम दूसरी और कौन सी इजी वाली एडवांस में करके आया, उसमें 4-5 मार्क्स का फर्क होता, 1000 रैंक का डिफरेंस पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता, ठीक है ना, सेम मैं इधर तक आ गया था तो मैं ये मार्क्स करके आया, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मैं कहने का मतलब मैं इधर तक एकदम सही सॉल्व किया, एक भूल गया, तो ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या पूछना, ठीक है, एक हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, लिखो, an engine takes 5 moles of air, an engine takes 5 moles of air at 20 degrees Celsius and 1 atm at 20
degree Celsius and 180 M and compresses it adiabatically to 1/10 of its volume. To 1/10 of its volume. 1/10 of its volume. Find change in internal energy. Find change in internal energy. अब देखो सॉल्व करो उससे पहले जो पूछा है, ऐसे टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो पहले जो पूछा है उसको स्टडी करो। क्या मुझे चेंज इन करना मतलब डेल्टा यू कैसे निकाले? कोई इक्वेशन में कोई फॉर्मूला कुछ है अपने पास? कौन सा है? एन सीवी डेल्टा टी। इतना मन से कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। एन सीवी डेल्टा टी, एन पता है दिया हुआ है, सीवी का क्या बोल एड है तो कौन सी गैस हुई? मोनो आइटम क्या डायट? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या इधर है? डायटोमिक क्या है? डायटोमिक। तो डायटोमिक हो तो सीवी कितना होता है? मैंने बताया था उसमें एक तरीका, लास्ट क्लास में डिस्कस किया। बस एक फॉर्मूला याद रखो, F/2R। डायटोमिक में F कितना होता है? 5। 3 ट्रांजिशन 2 रोटेशन, तो सीवी कितना हुआ? 5/2R। मतलब वो भी पता है, एन भी पता है, सीवी भी पता है। डेल्टा टी निकाल। डेल्टा टी मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर पता है क्या? नहीं पता। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 20 है ना, मतलब अब क्या निकालना? फाइनल टेम्परेचर। अब वो सोचो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालना? फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते? बोलो क्या कर सकते हैं? टीवी लेके टीवी निकालेंगे, फिर टीवी पर वाले हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन लगाए तो उससे फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते, वॉल्यूम के बारे में पता है तुम्हारे पूरा प्रोसेस। ये करिए, ध्यान दो। रुको, अभी तो मैंने एक तरीका बताया, ये पूरा तुमने मैप बनाया, ये मेथड 1, ठीक है। एक काम करो, दूसरा भी मेथड है, इससे कोई प्रॉब्लम मैप करना है, क्या करना है? पहले इधर से क्या निकालो? फाइनल टेम्परेचर। बाद कौन सी इक्वेशन यूज करना है? एन सीवी डेल्टा। ये एक तरीका, उससे आंसर लाओ, करो उसको आराम से करो। उससे एक और तरीका है, एक और अप्रोच है, वो अप्रोच बस बता देता हूँ, पर उससे रास्ता निकालने की ट्राई करो। दूसरा तरीका पता है कौन सा है? फर्स्ट लॉ से भी निकाल, उसमें क्या है ना डेल्टा, इधर से भी निकाल। पहले इधर से लाओ, कैलकुलेट करो और मेट करो, ट्राई करो। दोनों अप्रोच पता होने चाहिए और बाद में खुद डिसाइड करना कौन सा इजी है। चलो पहले वो टी निकालो, बाद में एन सीवी डेल्टा टी यूज करो। कैलकुलेटर यूज करना हो तो करो, ठीक है। शायद जरूरत पड़ेगी इसमें। रेशियो क्या है? टी बी रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट T1 A1 रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 A2।
T1 कितना दिया 20 डिग्री, यहाँ तो कितना हो जाएगा, कितना डालोगे 293। V1 कितना है, V2 कितना है 1/10 से। गामा कितना होता है, डायटोमिक गैस अपना है कितना होता है 7/5 -1। ये निकाल कर कैलकुलेटर चाहिए होगा। कितना रहेगी टू कैलकुलेट किया गया 735.98। हाँ तो 736 चलेगा, इतना तो आराम से चलता है। 736 केल्विन अपना T2 आ गया 736 केल्विन। अब वो मेन इक्वेशन यूज करो, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T, इसमें डालो सर डेल्टा U आएगा। ये n कितना है 5, CV कितना होगा 5/2 R, देखिए होगा T2 माइनस T1। तो वैल्यू दे रखी है ना, T2 पता है, T1 पता है, तो 5 × 5/2 8.314। T2 कितना है 736 माइनस से कितना है 293। क्या है आंसर 4.6 का कुछ नहीं 0 है। हाँ तो 4.6 इंटू 10⁴ जूल। देखो ये पहले अप्रोच से अपना आंसर आया, एक और जो मैं बोला कि दूसरा अप्रोच भी है फर्स्ट लॉ, इससे सोचो, इस लाइन की ट्राई करो, ये यूज कर सकते हो। T2 तुम्हारा आ चुका है,
वो यूज कर सकते हो, सोचो कैसे लॉ, फर्स्ट लॉ से ट्राई करो, लिखना सेकंड अप्रोच है, अपने फर्स्ट लॉ से ट्राई करो। बोलो दूसरे अप्रोच में कुछ आइडिया लग रहा है ये कैसे यूज करें कुछ। सेकेंड अप्रोच है फर्स्ट लॉ अगर लिखे एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू क्या जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू। अब मुझे डेल्टा यू निकालना है, मतलब वर्क निकालना है, वर्क की इक्वेशन याद है अभी टेम्परेचर पता है, कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस में जीरो एन आर T2 माइनस T1 अपॉन क्या था 1 माइनस गामा इक्वल टू डेल्टा, सेम आंसर आएगा 4.6 into 10⁴। ठीक है, तो दोनों अप्रोच है, तुम्हें क्या यूज करना है। देखिए दूसरा, ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ओके लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर 1 mole of helium, consider 1 mole of helium initially at P1 comma V1, initially at P1 comma V1, ठीक है, तो उसका it expands isothermally, to 4V1, expands isothermally to 4V1, ठीक, full stop. After this it expands adiabatically. After that, it expands adiabatically to 32V1. It expands adiabatically to 32V1. Full stop. Find ratio of work done. Find ratio of work done
In isothermal, find ratio of work done in isothermal to the adiabatic work. Isothermal to the adiabatic work. ठीक है, वर्क का रेशियो निकालना. ओके, आइसोथर्मल का वर्क हमने लिखा था शुरुआत में, और ये एडियाबैटिक का तो वर्क अभी लिखा, उनका यूज कर रेशियो निकालना. करो ट्राई करो. आइसोथर्मल का वर्क निकाला, वो तो आना चाहिए. वो W1 ले लेते हैं. आइसोथर्मल का वर्क कितना होगा, फॉर्मूला याद है क्या था, nRT ln V2 by V1. ठीक है ना. शुरुआत का टेम्परेचर हमें पता है क्या, n पता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ है, तो R को ऐसे ही रखते हैं. टेम्परेचर शुरुआत का पता नहीं, तो क्या करें उसके लिए, क्या करें, पूरा nRT है, उसके लिए क्या लिखते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ PV ln V2 by V1. तो यहाँ पे प्रेशर वन P1 V1 पता है हमें, तो P1 V1 ln वॉल्यूम कितना है, दूसरे में कितना किया है, 4V है, 4V1 अपॉन V1. तो ये कितना आ गया, P1 V1 ln 4. ये ln 4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या है 4 को क्या 2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 आगे आ जाएगा, तो क्या होगा 2 P1 V1 ln 2.
ये पहला वर्क आया आइसोथर्मल। अब वैसे ही एडियाबैटिक का निकाल, एडियाबैटिक में ध्यान रखना, एडियाबैटिक का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, इसका वर्क का फॉर्मूला क्या था? P2 माइनस P1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखो इधर मुझे बताओ V1 क्या डालोगे? V1 डालेंगे, गलत। क्या हो गया? 4V1। इससे मैं बोला था प्रॉब्लम में किया भी था मल्टीपल प्रोसेस वाला, ये प्रोसेस करो उसके बाद दूसरे कर रहे हैं, तो ये नंबरिंग पे ध्यान दो। इधर हम आइसोथर्मल में 1 से 2 पहुंच चुके हैं, तो एडियाबैटिक कर रहे हो तो 2 से 3 जाओ, तो क्या लिखना चाहिए? P3 माइनस P2 वैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर हर एक बात निकालना पड़ेगा। V2 कितना है? 4V1। P2 कैसे निकाले? P2 दिया नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं? आइसोथर्मल है ना, 1 से 2 आइसोथर्मल है, तो क्या लिख सकते हैं? P1V1 इक्वल टू P2V2। P1 ऐसा ही रखते हैं, V1 भी ऐसा है। P2 ये कितना है? 4V1, V1 कैंसिल, P2 कितना है? P1/4। तो P2 हमें पता है कितना होगा? P1/4। अब V3 बोलो, V3 पता है कितना है? 32V1। तो P3 निकालना पड़ेगा। अब P3 कैसे निकालोगे? P3 कैसे निकालोगे? होना चाहिए, बोलो, ये निकाल लो। क्या है? PV/गामा, जो इसका एडियाबैटिक है ना। PV/गामा इक्वल टू कांस्टेंट। रेशियो बताओ कैसे लिखोगे? बोलो, 2 और 3 नोटेशन यूज करना है। P2V2/गामा इक्वल टू P3V3/गामा। इधर से भी P3 निकालो तो पूरा यहाँ पे डालो, करो सोल्व, फाइनल आंसर लाना है। P3 निकालना है, कैसे लिखेंगे? P2V2/V3/गामा, ठीक है। P2 कितना है? P1/4। V2 कितना है? 4V1। ये कितना है? 32V1। गामा कितना है? कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक है, तो 5/3 ये कैंसल। P3 इक्वल टू P1/4। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो कितना आ रहा है? P3 देखो इधर से, 3 कैंसल। 2/5 कितना होता है? 32 into 4 कितना होगा? 128।
ये P3 आया अपना P1/128। अभी सब हमें यहाँ पे डालना है। W2 P3 कितना है अपना P1/128, V3 कितना था 32V1 माइनस P2 कितना था P1/4, V2 था अपना 4V1 अपॉन 1 माइनस गामा 5/3। ये करो सॉल्व इससे कितना आ रहा है देखो ये वो ये सब वैल्यूज डाले यहाँ पे ये W2 आ गया। फाइनली क्या है इसमें रेशियो निकालना है W1/W2। हाँ वर्क का रेशियो दिया हुआ है देख लो क्या आंसर तो हो जाएगा 16/9। हो गया ये एक हिंदी प्रॉब्लम था पर ये कंप्यूटर लेवल में ऐसे ही आएगा कि सब कुछ वो लोग पूछेंगे ठीक है ना। तो उसका समय सॉल्व करना है ओके। ये कल 2 बजे सबको आना है। ये इसकी क्लास होगी सब की एक ही क्लास मुझे चाहिए तो चैप्टर अपना खत्म हो जाए तो क्लास पार्ट मुझे पढ़ना